नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपकी एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अब वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, और आप लोग भी मेरे साथ साथ आप लोग भी हल करते चलिएगा इन प्रश्नों को, और कमेंट में अपना आंसर भी बताते चलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ए एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब वास्तविक मूल नहीं होते हमें बताना है। तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए हमें क्या करना होता है कि डी का मान हमें छोटा होना चाहिए 0 से। क्या होना चाहिए? डी का मान हमारा छोटा होना चाहिए 0 से। तो हमें क्या यहाँ पर होता है, डी बराबर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी बराबर क्या हमारा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और छोटा किससे रहेगा हमारा 0 से। क्या हो जाएगा? 0 से हमारा छोटा। किस ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो ये डी यहाँ पर डी लिख सकते हैं, और डी का मान किससे छोटा हो जाएगा? 0 से। जब डी का मान हमारा 0 से छोटा है, निगेटिव आता है, तो हमारा होता है वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब 17वां प्रश्न में से पूछा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब बताना है हमें कि 1/अल्फा 1/बीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 1/अल्फा 1/बीटा का हम यहाँ पे एलसीएम करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो बीटा और प्लस बच जाएगा हमारा अल्फा। क्या बचेगा? अल्फा। तो ऊपर हमारा बच गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, और ए से हमारा कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा क्या, माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी कहने का मतलब जो यहाँ पर दिया रहता है एक्स के साथ वही होता है। तो -1 दिया हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी का मान कितना दिया हुआ है, तो -6 दिया हुआ है। तो -6 लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/6 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। तो आप लोग भी ऐसे हल करते चलिएगा और आप लोगों को समझते भी चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। अब इसमें हमारा समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का एक किस्मा पद क्या होगा। एक किस्मा पद ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए अगर एक किस्मा पद ज्ञात करना है तो कैसे लिखते हैं, a प्लस 20d। क्या हो जाएगा? a प्लस 20d, मतलब एक कम करके d से गुना करना होता है। अब a का मान कौन होता है, जो पहला हमारा AP का सबसे पहला पद होता है, तो -3 दिया हुआ। ठीक है, प्लस 20 गुना, अब डी का मान लिखना कैसे, तो डी का मान लिखा जाता है हम दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो जैसे ही 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो प्लस में 3 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, तो हमारा डी का मान 7 आ जाएगा। अब यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, -3 और 7 दूनी 14, मतलब 140 में से 3 घटेगा तो बचे कितना हमारा, 137। क्या हो जाएगा, 137 हमारा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा। अब बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ जो द्विघात समीकरण एक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमें उसका घात 2 होना चाहिए। तो पहला में तो घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं, तो दूसरा में हमारा घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। तीसरा पर आएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर इधर गुना करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर 4 हो जाएगा गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को भी द्विघात समीकरण ऐसे ही पकड़ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर कि 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। अब कौन सा पद 0, मतलब अंतिम पद को हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें किसी भी पद को निकालने के लिए यही फॉर्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, अब ए एन के जहाँ पर हमें 0 रखना है, क्योंकि कौन सा पद पूछा है तो 0 रखेंगे। अब ए का मान क्या हमारा दिया हुआ 80, तो 80 रख दिए। हमें कौन सा पद पूछा है, मतलब एन का मान पूछा है। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में से पहला को घटा कर, दूसरे में से जैसे 76 में से हम पहला को घटाएंगे 80 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा कितना, तो माइनस में 4 आ जाएगा। मतलब डी का मान कितना रखना है, -4 रखना है। ठीक है, अब यहाँ तो हमारा 0 था और यहाँ हमारा है 80 दिया हुआ ये का मान, और जैसे यहाँ पर हम अगर गुना करेंगे तो माइनस में एन से करेंगे तो -4 n हो जाएगा, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही इधर घटाए, इसको में जुटेगा तो 84 हो जाएगा। 84 इधर हमारा आ जाएगा माइनस में, इस तरह से।
और इधर हमारा बच गया -4n। तो माइनस माइनस कट गया और n बराबर क्या आ जाएगा 84 और बटा में चला जाएगा 4, काटेंगे तो 21 चौक 84। तो n का मान कितना आ गया 21। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो 21वां पद हो जाएगा 0। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21वां पद। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। अब सामान्य पद दिया हुआ 6 - 4n, तो हम पहला पद यहाँ से n का मान अगर 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो पहला पद निकलेगा। तो क्या हमारा आ जाएगा पहला पद, तो n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी a का मान आ गया 2। वैसे ही a2 का भी मान निकालना, क्योंकि हमें सर्वांतर निकालने के लिए 2 पद कम से कम ज्ञात करना होगा। तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 में से हमें 6 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2, मतलब a2 का मान -2। तो इस तरह से हमारा AP बनेगा 2 और -2। तो ये कैसे निकालेंगे, d बराबर, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या हमारा -2 और पहला पद क्या है 2, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -4। तो हमारा d का मान क्या आ जाएगा -4। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न पर पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि उनका डिफरेंस समान होना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं है, और दूसरा में स्क्वायर क्यूब का भी डिफरेंस समान नहीं होता है। और डी ऑप्शन देखते हैं तो 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, फिर 2 से 5 होना चाहिए था 3 से, लेकिन यहाँ पर 9 हो गया, इसलिए ए भी गलत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका डिफरेंस समान दिया हुआ है, इसलिए एक AP में दिया हुआ समांतर श्रेणी में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना होता है कि मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। क्या होता है 0 0, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज ABC समानांतर है त्रिभुज PQR तथा QR/BC। क्या देखो QR/BC बराबर 2/3 है, तो एरिया ऑफ PQR और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल दोनों का बताना। जब भुजा की लंबाई दिया रहता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जब हमारा भुजा दिया हुआ 2/3, तो क्षेत्रफल का क्या अनुपात हो जाएगा, तो सिर्फ इसको स्क्वायर कर देना है, क्या स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का क्या हो जाएगा 9। तो आपको क्षेत्रफल ऐसे निकालना होता है, जब भी भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मतलब 4/9, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 4/9 इसका हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। अब दी गई आकृति में x का मान मतलब हमें ए वाला कोण बताना है कितना डिग्री का होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि PQR एक क्या दिया हुआ त्रिभुज है, क्या है PQR है जो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हमें पता होना चाहिए 180 डिग्री का कोण बनता है त्रिभुज में। अब हाँ P का मान दिया हुआ है कितना 60, और हमारा Q का मान कितना दिया हुआ है 50। तो यहाँ से हम R का मान तो निकाल सकते हैं ना, तो R का मान निकालेंगे इस तरह से। तो R का मान निकालेंगे तो हमारा A वाला निकल जाएगा, क्योंकि A वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो R का मान क्या हमारा निकल के आएगा 180 में से इधर 50 60 110 को घटाएंगे, तो 110 को जब घटाएंगे तो R का मान हमारा आ जाएगा कितना 70। तो हमारा E का मान कितना आ गया, ये R का मान 70, और X का मान कितना होगा, तो जस्ट दोनों सामने वाला भुजा क्या होती है बराबर होती है सामने वाला कोण, तो X का मान भी क्या आ जाएगा निकल के 70, क्योंकि ये जो ए कोण होगा वो यही कोण होगा, ठीक है। तो X का मान भी क्या आ जाएगा 70। तो आप लोग को इस तरह से आपको कोण का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में अब इसमें पूछा गया है कि बिंदुओं दिया हुआ 0 6 तथा 8 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। जब भी हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे कि पहला बिंदु का हम x का मान निकालते हैं तो हमारा होता है x1 + x2, क्या होता है x1 + x2/2। अगर y का निर्देशांक निकालेंगे तो y1 + y2/2। इस तरह से आप निकालते हैं मध्य बिंदु को, ठीक है। तो x1 कौन हो जाएगा, जो पहला में दिया हुआ और दूसरा में दिया हुआ x2। तो हम 0 और 8 को जोड़ेंगे, क्या 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8/2 करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 4। तो एक तो 4 आ गया, और वैसे ही y1 y2 को जोड़ेंगे तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 के बटा में 2 लिखेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 3, मतलब y का मान 3। तो हमारा निर्देशांक क्या निकल के आ गया 4 और 3। तो 4 और 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को इस तरह से मध्य बिंदु को नियामक निकालना होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब पूछा गया हमसे 27 नंबर के बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या होगा। बिंदुओं दिया हुआ 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या होगा। बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, तो अंडर रूट होता है x2 - x1, क्या होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर
प्लस बाई टू माइनस बाई वन के होल स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस पर ही मान पुट करके आपको बीच की दूरी निकाल लेना होता है। x2 कौन होता है, जो दूसरे में दिया हुआ है, तो 8 में से 4 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे इस तरह से, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस फिर बाई टू क्या है 2, 2 में से कितना 6 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। उसी तरह से यहाँ पर जब 2 में से -6 को घटेगा तो -4 आएगा, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट कितना आएगा 32। 32 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो 4 रूट क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। इसे निकालने के सबसे पहले देखना है कि थीटा दोनों जगह समान दिया हुआ है, तो हम थीटा इसको रख लेंगे, क्या हो जाएगा थीटा। ऐसे मान रख के भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं, अगर दोनों समान दिए हो थीटा का मान, तो सिर्फ फार्मूला लगाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1 होता है, तो 1 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप लोग को डायरेक्टली ऐसे इसको लगा लेना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न आता है 29 नंबर कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगा। जब देखना है यहाँ पर समझना होता है क्या है कि जब संगत होता है तो हमारे रेखाएं क्या होता है। तो संगत हमारा 2 केस में बचता है, जब भी हमारा समीकरण का अगर हल हो जाता है तो वही हमारा संगत समीकरण कहलाता है। तो हल तो हमारा दोनों केस में होता है, प्रतिच्छेदी होता है रेखाएं तो भी, और संपाती होता है तो भी। तो प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तो उसका युग्म क्या होगा, संगत होगा, और समानांतर होता है तो होता है असंगत, सिर्फ समानांतर में असंगत होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु -6 क्या दिया हुआ है, बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है। तो हमें पाद बताना है कौन सा पाद में, हमें देखना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर दिया हुआ हमारा बिंदु है जो किस में है। हमें नहीं देखना होता कि 6 और 5 क्या है, सिर्फ हमें चिन्ह को देखना है। माइनस पहला है और दूसरा भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, किस पाद में होता है, तो तृतीय में होता है। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कोण यहाँ पर दिया हुआ है PQRS 120 है और कोण QPR 63 है, तो PQR क्या होगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, पहले किस तरह से बनाना है जो आपको समझना है, ठीक है। एक हम त्रिभुज बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, PQR रख लिए। अब इसे क्या कहता है इसमें कि QR को S तक बढ़ाया था, QR हमारा A है, इसे S तक बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि कोण PRS मतलब PRS कितना डिग्री दिया हुआ, A वाला कोण, तो A है 120 डिग्री का, ठीक है। और इसमें दिया हुआ एक कोण क्या है 63 डिग्री दिया हुआ है QPR मतलब QPR जो है A वाला, ये कितना है 63, क्या दिया हुआ 63। तो पूछता है हमें कि PQR क्या होगा, PQR मतलब इस कोण का मान पूछता है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें A वाला 120 से 30 दोनों मिला के 180 होता है, तो हमारा A वाला कितना हो जाएगा, तो A वाला तो 80 डिग्री हो जाएगा। आपको इस तरह से निकाल लेना, ठीक है। अब त्रिभुज हम देखते हैं कि त्रिभुज में 180 डिग्री कोण बनता है, तो त्रिभुज में 180 डिग्री कोण बनता है, तो हमारे यहाँ पर एक 63 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, और हमें Q का मान पूछता है। तो Q अब बराबर तीनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं 180, तो Q का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, तो 180 में से ये दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, तो 3 हमारा इधर आएगा और 8 6 14 मतलब 143। जब 143 को घटाएंगे इसमें से तो क्या हमारा बचेगा, तो घटाते हैं तो 7 बचेगा, और हमारा 7 में से 4 गया 3 मतलब 37 डिग्री हमारा बचेगा। यह इसका मान क्या आ जाएगा 37 डिग्री। तो हमारा किस ऑप्शन में 37 डिग्री, तो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं, लेकिन यहाँ पर 37 डिग्री होना चाहिए। तो PQR पूछा था, PQR तो 37 डिग्री, चलिए किसी भी ऑप्शन को 37 डिग्री कर लेते हैं, तो हमारा 37 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है, 37 डिग्री ही आएगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से निकाल लें, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 32वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। अब बताया गया इसमें कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है, और इसका कोण का समद्विभाजक मतलब इससे कोण को समद्विभाजित करेंगे, बीच से काटेंगे, ये दोनों बराबर में कटना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा त्रिभुज होगा, तो कौन सा त्रिभुज होगा, और ये दोनों भुजा विपरीत वाला भुजा जो क्या होना चाहिए, बराबर बराबर भाग में कटना चाहिए। तो ये हमेशा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु नहीं, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है कि ये दोनों भुजा बराबर लेंगे, ये दोनों भुजा को जैसे इसे काटेंगे तो बीच से कटेगा तो ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये दूरी बराबर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया अगला में कि इसमें दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटा DB बराबर 2/3 है, तो AE बटा EC क्या होगा। तो हमें बताना है कि इसमें एक त्रिभुज जैसे दिया हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज जैसे दिया हुआ है जिसका नाम है ABC और BC समांतर DE रेखा खींचा गया है। BC समांतर DE इस तरह से खींचते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि AD बराबर 2, यहाँ 2 दिया हुआ है और DB बराबर कितना दिया हुआ है, DB बराबर 3। तो कहता है AE बटा EC क्या होगा, AE बटा EC क्या होगा। तो A भी वही भाग में बढ़ता है 2/3, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए AD बटा DB बराबर क्या होता है AE बटा EC। क्या हो जाएगा AE बटा EC, मतलब A 2/3 है तो A वाला भी क्या आ जाएगा 2/3 ही आएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 2/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी 2/3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा F हो तो यह समरूप होंगे। तो यह समरूप कब होंगे, हमें देखना है कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये दोनों में कॉमन हमारा कोण B है, ठीक है, और ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन हमारा कोण D है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न पूछा गया है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श रेखा OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OP क्या हुआ। अब हमें दिया हुआ क्या इसमें ना कि PQ दिया हुआ, ठीक है, और कोण O से OQ बराबर 3, मतलब OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर ए वाला हमारा दिया हुआ है, लिख दिए। अब हमारा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर ए 4 सेंटीमीटर बोला, तो कहता है कि OP क्या होगा, मतलब ए वाला कोण क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि जब भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच लगाते हैं तो कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। तो ये तो हमारा 90 हो जाएगा, मतलब 90 ही हो गया। तो क्या ए वाला तो हमारा बच जाएगा क्या आधार, ये लंब बचेगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो सिर्फ हमें कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण निकालते हैं कैसे, तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर, मतलब लंब कहने का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो जब ये दोनों करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, और 16 9 क्या हमारा आ जाएगा 25, और 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 5। तो हमारा OP का मान क्या आ जाएगा 5। किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा OP की लंबाई। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और बाकी को प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो इस तरह से और चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि और आगे का भी वीडियो बनाइए, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।